Assalamu alaikum to everyone and वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो आज का लेक्चर जो लास्ट वाला लेक्चर था हिस्ट्री पे, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अब लेक्चर थोड़ा डिफरेंट तरीके से डालूंगा। मैं पहले लेक्चर उसको कंपाइल करके फिर मैं वो अपलोड करूंगा, ठीक। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे हम लाइव पे आते हैं, लाइव पे थोड़ी बहुत ना प्रॉब्लम आती है किस रिलेटेड, वॉइस का रिलेटेड। तो आज का लेक्चर इसी पे रहेगा, ठीक है। ये लास्ट वाला जो हमने किया था अप टू 52 तक हमने कंप्लीट किया था, तो अब आज 53 से आगे जाएंगे। मे बी कि अगर किसी को लगेगा कि शो लेक्चर इससे पहले था उसमें वॉइस ठीक नहीं आ रही है, तो मैं फिर उसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। मैं फिर यूट्यूब से उसको डिलीट करूँगा पहले उसमें, तो फिर मैं नया लेक्चर डालूँगा, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। पहले आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो आपको याद रखनी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हम रिवोल्ट की बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 1857 रिवोल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 18। इसमें बोलना है आपको कि कौन सी टेरिटरी, कौन सी फॉलोइंग टेरिटरी जिसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ था रिवोल्ट के साइड से, ठीक है। जैसे रिवोल्ट आया, रिवोल्ट ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, ऑब्वियसली बात है। अब आपको क्या याद रखना है, सुनो मेरी बात। झांसी का एरिया है वो इफेक्टेड रहा, ठीक है, वो इफेक्टेड रहा। उसके अलावा आप जगदीशपुर की बात रखोगे, ये भी इफेक्टेड रहा। इसके अलावा लखनऊ की बात करोगे, ये भी इफेक्टेड रहा। दैट मीन्स ये तीनों के तीनों इफेक्टेड रहे। देखो, झांसी की बात करोगे, रानी झांसी थी यहाँ से, ठीक है। अगर आप जगदीशपुर की बात करोगे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह था, ठीक है, कुंवर सिंह था। अगर आप लखनऊ की बात करोगे, यहाँ से हज़रत महल थी, ठीक है, हज़रत महल की बात चल रही थी यहाँ से। तो ये बातें आपने खुद समझी। तो अगर आप इसमें जो आंसर रहता है दैट इज़ चित्तौर। चित्तौर से इससे कोई वास्ता नहीं है, चित्तौर एक अलग जगह है, और चित्तौर की बात एक्चुअली मिडेवल में होती है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल आगे करते हैं बात, चलो आगे। आगे यहाँ पर देखेंगे और एक क्वेश्चन दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहाँ से, क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनएफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आपको बोलना है कि इसमें से बिहार में से कौन सा पार्ट जो इफेक्टेड नहीं, जिससे पे इफेक्ट जो अनइफेक्टेड रहा, ठीक। सुनो मेरी बात, अब मैं कौन कौन से बता रहा हूँ जिनमें बहुत सारा इफेक्टेड रहा। अगर आप आरा की बात करोगे, पहले आरा से स्टार्ट करेंगे। आरा एक इफेक्टेड जगह रहा, दानपुर दूसरी जगह थी, ठीक है। गया कहाँ है, गया है यहाँ पर, गया नहीं है, गया भी एक्चुअली ये इफेक्टेड एरिया है, गया भी है। उसके अलावा पटना है यहाँ पर, मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरपुर, ये भी इफेक्टेड रहा। और इसके अलावा और एक चीज़ याद आपको रखना है, शाहबाद, ठीक है, शाहबाद। ये जगह धनपुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सारे इफेक्टेड जगह रहे बिहार से। खाली मुंगेर की बात है, ये अनइफेक्टेड रहा, तो यहाँ पर इफेक्ट बिल्कुल नहीं था। तो आपको क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 5, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलो आगे। आगे क्या है, आगे मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग आपको फिर से वही बात है, मैच द फॉलोइंग मैंने कल ही बोला था। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन असल इस तरह आता है कि एरिया दिया जाता है, एक साइड से दूसरे साइड से बंदों को देखते हैं, ठीक है। एक साइड से लीडर्स को लिस्ट में डालते हैं, दूसरी साइड से किस एरिया से वो ऑपरेट कर रहे थे। तो इसके हिसाब से अगर किसी को कुछ भी पता नहीं है, कंवर सिंह को रखो आरा के साथ, ऐसी बात है, रखो इसको ऐसे ही। नाना साहिब को रखो कानपुर से। बस ये बातें आपको ऐसी समझ आई, ऐसी समझ आई। अगर आपको ये वाला चीज़ समझ आया, अब रह रहा है अवध। अवध किसके साथ है, अवध मैंने फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, अहमदुल्ला जो है वो अवध के साथ था, दैट मीन्स ये। अब जो लास्ट में बखत खान की बात है दिल्ली से, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, बखत खान की बात है तो दिल्ली से डी को रखो बखत खान, ठीक है। आरा से था कुंवर सिंह, कानपुर से कौन था, कानपुर से नाना साहिब था, याद रखना। अवध से कौन था, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलते हैं आगे। डिस्कस वही चीज़ें होती है जो मुझे लगती हैं कि हाँ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, फिर से सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बट यहाँ पर कुछ नए से लीडर है।
देखो अभी मैंने बात की झांसी की, रानी झांसी यहाँ पर है, तो आंसर अगर आप लखनऊ की बात करोगे बेगम हजरत महल, ठीक हो गया, हो गया। कानपुर से मैंने एक भी बंदे की बात की थी, कानपुर से कौन था, ज़रा बोलो कानपुर से कौन था, कानपुर से कौन था, कानपुर से मौलवी, मौलवी था नहीं, एक्चुअली अजीमुल्लाह खान जो था वो था कानपुर से, ठीक। अब फैज़ाबाद की बात करोगे, मुस्लिम है, मुस्लिम से ही होगा, ऐसे याद रख सकते हो, मौलाना अहमदुल्ला, ऐसे आप याद रख सकते हो इस चीज़ को, ऐसे ही आप याद रख सकते हो। चलते आगे, आगे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। नाना साहिब एक साइड से, नाना साहिब कहाँ से, बोलो बेटा, नाना साहिब कहाँ से, नाना साहिब की बात होगी तो कानपुर से हो गया ये। हमीद अली खान, हमीद अली खान कहाँ से, दिल्ली से, याद रखो ऐसे ही। मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला कहाँ से, लखनऊ से, याद रखना लखनऊ से है। अब मनीराम की बात है, ये आसाम से, ये क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल से आंसर है ये। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को याद रखो, सो दैट कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए, मतलब कि आप उतने एफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि नाना साहिब की बात करेंगे, ये कानपुर से था। हमीद अली खान की बात करेंगे, ये दिल्ली से था, फिर से मैं बता रहा हूँ। मौलवी अहमदुल्ला की बात करेंगे, लखनऊ से था, ठीक है। और मनी राम दीवान था, ये था आसाम से, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखो, सो दैट कि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी मैंने लखनऊ की बात की, मैंने बोला था बेगम हजरत महल, वो पर्सन टू पर्सन वेरी, कभी कभार एक ही एरिया से चार चार बंदे हो सकते हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। आप मुझे ऐसे ही याद रखो कि लाइक अगर एक बंदा है तो अब दूसरा नहीं हो सकता, वैसा क्वेश्चन नहीं है ना, वैसे चीज़ों को समझो। अब यहाँ पर आपके सामने और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट, यहाँ पर कौन सा पेयर सही नहीं है। देखो कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर एक से प्लेस है, एक साइड से, दूसरे साइड से लीडरशिप दी गई है कि कहाँ कौन लिया, ये ना असल में किन का एक्चुअली याद रखना है, लीडरशिप कौन कहाँ कर रहा था, ठीक है। संबलपुर की बात करेंगे, सुरिंदर शाह, सही, यही बिल्कुल सही है। गंजम की बात करेंगे, ये राधा कृष्णा दास से, ये बिल्कुल सही है। कश्मीर की बात करेंगे तो गुलाब सिंह था ही वहाँ पर। अगर लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ की बात ये गलत है, क्यों गलत है अब सुनो। लियाकत अली की बात करेंगे ना, लियाकत अली इलाहाबाद से रिलेट था, ठीक है, इलाहाबाद की बात हो रही है, उसकी लीडरशिप इलाहाबाद में थी ना कि लखनऊ में, तो ये इसीलिए क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट की बात करनी है, कौन था तब, ज़रा बोलो, ये बहुत सारा इजी क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आपको याद रखना एक्चुअली, सुनो बात, एक्सप्लेनेशन ऐसी है, 56 से लेके 62 तक इसका रूल था, ये गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है। ओबियसली बात है, अगर 56 में ये है, 57 में रिवोल्ट हुआ, तो ओबियसली बात है यही बंदा है, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल था कंपनी का इंडिया में, ठीक है। और वही फर्स्ट वॉइस राय अपॉइंट हुआ था ब्रिटिश क्राउन के साइड से, क्योंकि आपको याद रखना है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी में हाई कोर्ट की बात करेंगे बम्बई में, वो भी इसी में, चाहे आप हाई कोर्ट की बात करोगे, हाई कोर्ट रिलेटेड टू बम्बई वो बनाया गया था। बम्बई की बात करेंगे, कलकत्ता की बात करेंगे या मद्रास की बात करेंगे, ये तीनों के काम किस में हुए थे, लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में। और 61 का एक्ट जो काउंसिल एक्ट था वो एक्चुअली पास हुआ था इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना हाई कोर्ट एक्ट वो इंट्रोड्यूस हुआ था जुडिशल रिफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा आपको याद रखना है सोशल रिफॉर्म यहाँ पर हुआ था, रिडो रिमैरिज 56 का आपको याद रखना, विडो रिमैरिज एक्ट दैट वाज डन इन 1856, वो इसके एरा में हुआ था। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, यही बात है आपको याद रखनी है, ये सिंपल सी बात है। क्या क्या आपने याद रखा, आपको ये याद रखना है कि रिवोल्ट के दौरान ये था। दूसरी बात है, इसका जो टेन्योर स्टार्ट होता है 1856 से लेके 62 तक, इसमें जो हाई कोर्ट का एक्ट आता है, हाई कोर्ट एक्ट 1861, वो इंट्रोड्यूस हुआ था जुडिशल रिफॉर्म के लिए। दूसरी बात है, हाई कोर्ट की बात करेंगे, बम्बई कलकत्ता की बात करेंगे, मद्रास की बात करेंगे, उनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसके अलावा आपको सोशल रिफॉर्म में एक ही बात हुई थी, जो विडो रिमैरिज एक्ट वो पास हुआ था 1856 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे और एक क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज़ वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द, ये फिर से वही एक ही बात फिर से दोहरा रहा है, तो इम्पॉर्टेंस
क्वेश्चन की बढ़ रही है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये फिर से वही कैनिंग कहाँ है, कैनिंग यहाँ पर है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग, ये फिर से अपॉइंटमेंट की बात है, लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है सिंपल। ये बहुत ये ना इजी डालता है, इजी इसलिए लगता है क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं ना तो बात खत्म होती है उसी से। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपके सामने राइट नाउ दिस वन। एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बराक, बराकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था, ठीक हो। अब बोलो ज़रा इसका, इसमें आप सिंपल से याद रखोगे रिवोल्ट के दौरान बराकपुर में एक्चुअली सरजान था, सरजान बेनेट हेरसे था, ठीक है, सरजान बेनेट हेरसे, दैट मीन्स ये वाला बंदा था यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं, आगे बात यही है हु हैज़ मेड इलाहाबाद एमरजेंसी हेडक्वार्टर्स, किसने बनाया था इसको हेडक्वार्टर, बोलो। अगर आप बात करोगे इस क्वेश्चन का आंसर रिवोल्ट के दौरान कौन था, ऑब्वियसली बात है लॉर्ड कैनिंग ही था, तो वही तो हेडक्वार्टर बनाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद को एमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था 1857 में। गवर्नर जनरल की बात करेंगे, अगर आप ऐसे क्वेश्चन याद रख सकते हो तो डिस्कस करूँ मैं इसको, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। अगर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करोगे ना, उसका टेन्योर स्टार्ट होता है 1786 से लेके 93 तक, एक बात ही। दूसरी दफ़ा वो आया था, सेकंड उसका टेन्योर स्टार्ट हुआ था, दैट वाज फ्रॉम 1805। ये बात आपने याद रखी। इसके बाद अगर आप लॉर्ड वेलेस्ले की बात करोगे, इसका टेन्योर था 1798 से लेके 1805, ठीक। अगर आप लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करोगे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आया था 1828 में, कहाँ तक, 1835 तक। उसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग की बात, जिसकी अभी हमने बात की, दैट मैंने उससे पहले इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था 56 से लेके 62, ये टेन्योर आप याद रख सकते हो। तो अभी एक्ट आएगा, कोई भी चीज़ आएगा, आप खुद ब खुद वो इसमें डाल सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सिंपल से पूछ रहा है हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ, कौन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगता नहीं है बट था एक्चुअली। विस्कॉन्ट पाल्मेस्टन ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था रिवोल्ट के दौरान। इसका टेन्योर स्टार्ट होता है 1855 से लेके 58 तक, अराउंड यही डेट है, ठीक है। और फिर इसके बाद और एक टाइम में आता है यहाँ पर 1859 से लेके 1865 यहाँ तक आता है, ठीक है। ये इसके दो टेन्योर है, तो यहाँ पर भी था ही, तो इस क्वेश्चन का है पाल्मेस्टन था, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर क्या था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, लैक ऑफ कॉमन स्टेट, सेंट्रलाइजेशन, इफेक्ट लिमिटेड एरिया था, नो पार्टिसिपेंट। बोलो क्वेश्चन का आंसर बोलो बेटा। देखो सुनो मेरी बात, अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनमें कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी। एक चीज़ के लिए लड़ रहा था, दूसरा दूसरी चीज़ के लिए लड़ रहा था, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जिन ग्रुपों ने मतलब जिन भी बंदे ने इसमें हिस्सा लिया, उसने अपने अपनी चीज़ के लिए, तो इसमें एक चीज़ रह गई। इसमें मिटनी में हमने देखा कि एक क्लियर विजन की लैक रहा हमसे, मतलब कि हमें वो कोताही रही यहाँ पर कि हमारा एक क्लियर विजन नहीं था। दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई भी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म हम देख ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ ग्रुप्स लड़ रहे हैं, कुछ ग्रुप्स नहीं लड़ रहे हैं। तो मसला क्या है, मसला तो सिंपल सी बात है ना, अगर कोई कम्युनिटी लड़ रही है किसी एक पर्पज़ के लिए, तो हो सकता है मसला, अगर एक चीज़ के लिए कुछ बंदे इसके लिए, कोई बंदा इसके लिए, कोई ग्रुप इसके लिए, तो ना ये मिल सकता है, ना ये मिल सकता है, या मिल सकता है। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिवोल्ट में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। अब आगे की बात करते हैं। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इट फेल्ड बिकॉज, फिर से वही बता रहा है, फिर से बता रहा है वही चीज़, ठीक। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, यहाँ पर बोल क्या रहा है, किस चीज़ से, मैंने अभी इस चीज़ को डिस्कस किया। अब देखेंगे रीज़न, देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन द इंडियन सपॉइज, एक तो ये बात पूछ रहा है। दूसरी बात बोल रहा है कि हाँ जनरली नेटिव किंग्स सपोर्ट, हाँ वो भी बात है। ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विपमेंट ऑर्गेनाइज रादर देन, हाँ ये मेरे हिसाब से ये तीनों के आंसर है, क्योंकि आपको बात ये तीनों, ये देखो ये मिलिट्री काज है, ये लैक ऑफ यूनिटी की बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो अपने ही सपोर्ट कर रहे थे, ये ट्रैटर वाली सिचुएशन है, ये तो लैक यूनिटी की तो प्रॉब्लम थी यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है क्या, यही है।
अब बात करेंगे यहाँ पर द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन द राजपूत स्टेट बिकॉज कौन सा यहाँ पर रीज़न सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि द लोकल राजपूत डिड नॉट सपोर्ट द, बिल्कुल बिल्कुल सही है, उन्होंने एक्चुअली डिड नॉट सपोर्ट रेवोल्यूशनरीज, उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, आराम से इस चीज़ को अपराइजिंग जो हुई थी राजपूत स्टेट में उसको सिंपल से उन्होंने सप्रेस किया। क्यों? क्योंकि राजपूत जो रूलर्स थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया रेवोल्यूशनरीज के टाइम में। अब वो कहाँ करेंगे, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। अब बात करते हैं, अब ये सप्रेशन की बात, अब सप्रेशन की बात आ रही है। देखो सुनो, हु विच एमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश लॉस्ट डियर लाइव्स एट लखनऊ, इनमें से किस बंदे ने अपनी जान खो दी लखनऊ में? यहां पर अगर आप निकोलसन की बात करोगे, निकोलसन की बात करोगे, इसकी डेथ होती है सितंबर 1857 में, ठीक है। कहां पर? दिल्ली में। बाकी अगर आप नील की बात करोगे, हेवलॉक की बात करोगे, हेलियर लॉरेंस की बात करोगे, ये तीनों के तीनों बंदे मिले थे और ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को या इंग्लिश रेजिडेंसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इनकी डेथ होती है एक ही जगह जिसको हम कहते हैं लखनऊ। ऐसी चीज़ों को याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है, सिंपल। चलते आगे, आगे डिस्कस कर लेते हैं और किसी क्वेश्चन को। यहाँ पर सुनो, क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन सिंपल से बोल रहा है, हुज नेम अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद, किसका यहाँ पर नाम ही मतलब जुड़ा नहीं है। सुनो मेरी बात, कॉलोनियल एसटी लैंगर की बात कहीं पर है? बिल्कुल नहीं है। वेलिस की बात है? कहीं पर नहीं है। कॉल गिब्स की बात है? किसी की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आल ऑफ द अबव। इसमें से कोई बंदा हमने देखा नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंट वाला है, मेन में पूछा गया है यूपीपीएससी में। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन फेलियर टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स शेड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। इन दो बातों में आपको बोलना है कौन सा सही है। सुनो मेरी बात बेटा, अगर आप बात करोगे दोनों के दोनों सही है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन तो इसमें क्या है, इसमें ये एक्सप्लेनेशन ही वही है कि जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट की बात की वो फेल हुआ, क्योंकि इंडिया ने थोड़ा बहुत सोचा था कि हमें फ्रीडम मिलेगा ब्रिटिश, बट ये फेल हुआ। दूसरी बात है, जो बहादुर शाह जफर था उसको कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे रूलर जो थे एम्पायर स्टेट्स के वो बहुत दूर रहे इस जंग से, क्योंकि उन्होंने रिवर्स में इन्होंने एक्चुअली ब्रिटिश को सपोर्ट किया। तो ऑब्वियसली बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ही है। चलते आगे 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 डिस्कस कर लेते इसको। हु कॉल्ड द, अब ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी, बोलो कौन था ये एक्चुअली सर जेम्स ऑर्ट्राम था, डब्ल्यू टेलर था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया जो ये रिवोल्ट है 1857 का, ये एक्चुअली एक रिजल्ट है किस चीज़ का, हिंदू और मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी जो है हो रही थी, इसका ये एक्चुअली रिजल्ट है, ठीक है। और ऑर्ट्राम ने ये भी बोला था ये एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, जिसने एक्चुअली एडवांटेज लिया था हिंदू ग्रीवेंसेस के ऊपर, ठीक है। अगर आप जॉन सीले की बात करोगे, उसने इसको बोला था ये एक सेपॉय म्यूटिनी है। अगर आप जे.आर. होल्म्स की बात करोगे, उसने बोला था एक्चुअली इट वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म। यहाँ पर बट वो बातें नहीं, यहाँ पर क्या बोलना है आपको, कॉन्स्पिरेसी की बात है, ऑर्ट्राम और डब्ल्यू टेलर की बात है। ये याद रखना, एक्स्ट्रा ये याद रखना। अगर आप सेपॉय म्यूटिनी की बात करोगे, ये कंसेप्ट किसने दिया है, याद रखना, इट वाज जॉन सीले। अगर आप कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म, इनके बीच जो झगड़ा था, ये इस चीज़ का जिक्र किसने किया था, इट वाज जे.आर. होल्म्स, ठीक है बेटा। ऐसे आप याद रख सकते हो चीज़ों को, तभी तो क्वेश्चन बनता है ना, जैसे आप पढ़ते हो इन चीज़ों को। अब बोलो, मॉडर्न हिस्टोरियन
हु कॉल्ड ए रिवोल्ट ऑफ एज अ फर्स्ट वार ऑफ। जब मैंने डिस्कस किया था ना इस चीज़ को, तब मैंने इस चीज़ की जिक्र किया था। देखो सुनो मेरी बात, एक्चुअली वी डी सावरकर है, वी डी सावरकर ने एक बुक लिखी थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। वहाँ पर ये बोल रहा है कि अपने इस बुक में कि एक वेल प्लान रिवोल्ट था ब्रिटिश के खिलाफ, और वो ही इस रिवोल्ट को बोलता है ये एक्चुअली एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। बात याद रखा, बात याद रखा। तो चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। हु टर्म द अपराइजिंग ऑफ फर्स्ट एज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर से वही बात, फिर से वही बात, सेम बात, रिपीटेड वाली बात है। आगे चलते हैं। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज। ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का? ऑफिशियल बोलो, हु वाज द ऑफिशियल? यहाँ पर ऑफिशियल हिस्टोरियन फ्रीडम स्ट्रगल का एसन सेन है, यहाँ पर कहीं एसन सेन था। एक्चुअली उसने एक बुक लिखी थी 1857, जिसको एक्चुअली पब्लिश किया गया। तो सुनो मेरी बात, इसने बुक लिखी थी एक 1857, डायरेक्ट बुक थी ये, इसको फिर बाद में पब्लिश किया गया था 1957। ये चीज़ याद रखना, किसने? एसन सेन ने। इसी को हम ऑफिशियल हिस्टोरियन मानते हैं। अब और एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द काज ऑफ अपराइजिंग ऑफ। अब कौन सा बंदा था जिसने इस चीज़ पे लिखा था? इट वाज एक्चुअली सर सैयद अहमद खान। एक्चुअली असबाबे, ये एक बुक है, याद रखना, असबाबे बगावत, असबाबे बगावते ऐसे बुक है शायद, वेट, हिंद, असबाब बगावत हिंद एक बुक है जो इसको लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। उसको बाद में पब्लिश किया था 1857 9 में, सॉरी इट वाज 59, जहाँ पर वो बोल रहा है कि इस रिवोल्ट को अच्छी तरह से डिस्कस कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्टेटमेंट दैट सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नीदर फर्स्ट नॉर, ये किसने बोला है? ये क्वेश्चन पता है, ये शायद यूपीएससी में भी आया था, अब यहाँ पर यूपीपीएससी में भी आया। इस क्वेश्चन का आंसर आरसी मुजुमदार ही है। क्यों? क्योंकि आरसी मुजुमदार के बारे में यही बात यानी एक एमिनेंट हिस्टोरियन था। इसकी एक बुक थी सुनो मेरी बात, बुक का पूरा नाम द सिपाही म्यूटिनी, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। इस बुक का नाम था जिसको आरसी मुजुमदार ने लिखा था। उसी बुक में जिक्र कर रहा है कि ना ये फर्स्ट वार नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ना ये नेशनल नॉर ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ना ये फर्स्ट था, ना ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। बस बात खत्म। आगे 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 डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। सुनो, who wrote it is difficult to avoid the conclusion that the so-called first national war of independence of India is neither first or। अभी अभी उसकी चीज़ की जिक्र की कि नहीं? असल में जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो ना अच्छी तरह से, तो फिर क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाता है। हु वाज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट इट एज ए रेवोल्यूशन। बोलो कौन सा था इसमें से जिसने बोला था कि नहीं ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये एक रेवोल्यूशन है? किसने एक्चुअली बोलना है? कौन सा प्रोमिनेंट हिस्टोरियन था जो बोल रहा था नहीं मैं नहीं मानता हूँ? एक्चुअली आप सुनो, आरसी मुजुमदार ने हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट लिखी थी एक बुक, ठीक है। वहाँ पर क्या वो बोल रहा है, वो कुछ डिफरेंस देता है, वो रिफ्यूज करता है अपनी बुक में। वो बोलता है सबकम्युनिटी या रेबेलियन ऑफ 1857, ठीक है। और वो सिंपल से बोलता है ये कंसिडर करता है इस रिवोल्ट को ना ये फर्स्ट था, ना ये नेशनल था, ना ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ये बस सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें इससे इफेक्ट हुई, दैट वाज ए मतलब सम टाइम पास था, टाइम के हिसाब से वो चला गया, बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं था, सिंपल। क्योंकि अगर आप इस सेक्शन में देखोगे बहुत सारे सेक्शन इंडियन सोसाइटी में जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। अब आगे बात करते हैं। हु वाज द कॉरेस्पॉन्डेंट of the newspaper Times, published from London 1857, wrote that nobody in North India looks at white men's cars with friendly view। ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। एक्चुअली इस बार रसल था, रसल है कहीं पर, डब्ल्यू एच रसल, हाँ डब्ल्यू एच रसल था। इसको हम नाम बोलते थे विलियम हॉवर्ड रसल। एक्चुअली इसने एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस आए न्यूज़पेपर में, उससे मैं वो जिक्र कर रहा था कि नोबॉडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट वाइट मैन कार विद फ्रेंडली व्यू। असल एक आयरिश था, रिपोर्ट कर रहा था टाइम्स के साथ, ठीक है। उसने ये बात पता है कब कही थी? जब वो रिपोर्ट कर रहा था 1857 म्यूटिनी में। आगे बात करते हैं। 1 सेकंड, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा क्योंकि गला फिर सूख जाता है इस चीज़ से। मसला क्या बताऊँ आपको।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बारे में इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब इट एज ए इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, स्टेटमेंट ऐसा भी है। दूसरी बात यहाँ पर बोल रहा है ब्रिटिश हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब इट ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन हिस्टोरियन ने डिस्क्राइब ही नहीं किया इसको इंडियन म्यूटिनी। इट गेव ए डेथ ब्लो टू द सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दचका लगा है हिस्ट्री ये ना कंपनी को, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ। इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ नहीं, इट वाज फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं था। बेटा सुनो मेरी बात, जब रिवोल्ट की बात आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेटेड, यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल था वो एंड हुआ था, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ ने हैंड ओवर किया था, ठीक है। वहाँ पर फिर जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की बात करोगे, नवंबर 1 1858 में वो आया था, उन्होंने बोला था हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अब किस चीज़ का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो एक डेथ ब्लो लगा था ये। When did Queen Victoria declare that taking over the, कब? अभी मैंने इसकी बात की, मैंने बोला था ना 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर की बात है 1858 की बात। Indians were assured of many things in the declaration of Queen, ठीक, which among the following assurance was put, कौन सी इनको थोड़े बहुत ना वो बोलते हैं कि बहुत सारे वादे किए थे, अब बोलना है कौन कौन सा यहाँ पर इन्होंने काम फुलफिल किया। सुनो मेरी बात, अगर देखेंगे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी, ये ऐसा हुआ था, हाँ, फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेजर रिवोल्ट यही था। देखो एक्चुअली कम्युनिकेशन जो अब आया था 1 नवंबर की बात है, वहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद कोर्ट में ऐसा चीज़ ने प्रोक्लेम किया था। फिर एक एक्सप्लॉयटेटिव एरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो वहीं से एंड अप हुआ था। फिर नया दौर आया ब्रिटिश रूल का, ठीक है, अब डायरेक्टली क्राउन रूल कर रहा था। अब इस प्रोक्लेमेशन में इन्होंने बोला कि हम फर्दर ये ना पॉलिसी ऑफ कांगेस्ट और एनेक्सेशन नहीं करेंगे, और इसी चीज़ को हम ये बोल रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म और रिलीजियस न्यूट्रलिटी को चलाएंगे हम, या हम जुडिशल फैसिलिटी रखेंगे हर किसी बंदे के लिए अगर किसी के साथ जुल्म वुल्म हुआ था, ठीक है। और अगर आप इतनी सारी चीज़ों को देखोगे, इतने सारे वादे किए थे, इसमें खाली एक वादा जो इन्होंने मतलब लाए अमल में लाया था, दैट वाज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, बस यही। चलते हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सुनो। व्हाट वाज वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन प्रोक्लेमेशन, कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है? टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन, ऐसा है। दूसरी बात, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही है। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई डिस्कस ही नहीं है इस चीज़ का, ये खत्म है। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सही है, इसमें कोई बात ऐसी, मैंने इस चीज़ को एक्चुअली डिस्कस किया, अब बार बार डिस्कस करने से थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रिकॉर्डिंग आफ्टर द सेपरेशन ऑफ रिवोल्ट, कौन सा इसके साथ, कौन सा कमीशन एसोसिएट है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के साथ जब सेपरेशन ऑफ रिवोल्ट हुआ था? इट वाज पील कमीशन, याद रखना, पील कमीशन वाज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। जब आप सेपरेशन ऑफ रिवोल्ट की बात आ रही है, जहां पर डिवाइड किया गया था रेजिमेंट्स को, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। और इस कमीशन ने रिकमेंड किया था 1:2 रेशो रहेगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी बंगाल में। और ये याद रखना, ये बहुत है ना, एक तो 1:2 कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा बंगाल में, ये क्वेश्चन आता है। और 1:3 की बात करेंगे, ये रहेगा मैड्रास और बम्बई में। ये रेशो है एक तरफ से, क्योंकि इनको लगा कि अगर 2 बंदे ब्रिटिश के हैं, एक बंदा यहाँ पर होना, 3 बंदे अगर वहाँ के हैं, यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए, सो दैट कि इनको भी तो कहीं ना कहीं थ्रेट लगा कि अगर रिवोल्ट अचानक से ऐसा दूसरी दफ़ा रिवोल्ट आएगा या कोई हालत ख़राब हो जाएगी तो उससे इनकी ना हालत ख़राब हो सकती है, तो इसीलिए ये चीज़ें आई थी। अब इस आज का लास्ट वाला क्वेश्चन, इसके बाद हमें अपराइजिंग की बात करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटमेंट द सोल्जर्स फ्राम द, बोलो, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द ब्रिटिश रिक्रूटेड द, कहाँ से? गोरखास को लाया था, गोरखास को, सिखों को लाया था, पंजाब को लाया था, ये आपको याद रखना। देखो रिवोल्ट की बात है, यहाँ से ब्रिटिश ने क्या किया था, गोरखास को लाया था, सिखों को लाया था, पंजाबीज़ को लाया था रिवोल्ट के बाद, ठीक है। इसके अलावा जो सोल्जर्स थे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। बट ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस उनके ऊपर रहा। और रिवोल्ट के बारे में क्या बोल रहा था वो, क्या बात जिक्र कर रहा था
कर रहा हूँ मैं अभी राइट नाउ आपके सामने, दैट इज़ कि 60% सोल्जर्स बंगाल से रहेंगे, 60% सोल्जर्स बंगाल आर्मी से आएंगे, वो अवध से आएगा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से आएगा उत्तर प्रदेश में। और अगर आप इंडियन आर्मी की बात करोगे, एक्चुअली वही रिवोल्ट में तो म्यूटिनी का काज वही था ना। सिंपल सी बात है, इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने इन आर्मी वालों को, सिंपल से हमारी आर्मी को यहाँ पर शक की नज़र से देखा। अब इन्होंने नए से लाए, इन्होंने सिख को लाया, पंजाबीज को लाया, गोरखास को, इनको लगा वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रिवोल्ट में उन्होंने बेचारों ने इनको सपोर्ट किया, टेटर का काम किया था, तो उसी वजह से फिर इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। तो इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म और कर रहा हूँ मैं। तो आगे क्या किस चीज़ की बात करेंगे, आगे सुनो, आगे इस चीज़ की बात करेंगे, सिविल अपराइजिंग की बात करेंगे। यहाँ पर सन्यासी रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हर कोई चीज़ आपको क्लियर हो जाए। आपको कोई भी क्वेश्चन टूटना, मतलब आप आंसर करने चाहिए हर किसी क्वेश्चन को। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड।